ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास रहेगी अपनी 11th हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो अपन लास्ट लेक्चर में चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 यानी अध्याय, आज होगा अध्याय 6। इसका नाम है बेटा कार्य, ऊर्जा, शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी, पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ओके बेटा, तो देखिए कुछ टॉपिक जो राजस्थान बोर्ड ने हटा दिए हैं बेटा, उनको नहीं हम पढ़ाएंगे, आप ध्यान रखना। जो जो टॉपिक है उनको हम पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कार्य के बारे में। पहला हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा कार्य यानी वर्क। तो बेटा कार्य क्या होता है सुनिए। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें विस्थापन होता है, यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो उसमें क्या होगा बेटा, विस्थापन होगा। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। समझना बेटा, कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल राइट बेटा, इसका बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है कार्य। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिएगा। अगर हमारे पास ये कोई वस्तु है राइट बेटा, इस वस्तु पर एक बल लगाया जाता है जिसको मैं लिख दिया कैपिटल F वेक्टर। तो इसका इस दिशा में विस्थापन होता है, यानी ये पिंड यहां से इस जगह पर आ जाता है और ये क्षैतिज के साथ यानी विस्थापन के साथ कोण क्या बना रहा है, थीटा। और यहां से यहां तक इसका विस्थापन कितना है बेटा, x है। यहां से यहां तक विस्थापन x है। तो आप जानते हो अच्छे से कि इस बल के दो घटक होंगे। ये बल इस भुजा के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इधर घटक आ जाएगा इसका F cos थीटा, घटक मान पर सिखाया था। और ये ऊर्ध्वाधर घटक जो कोई कोण नहीं बनाता, इसको लिखते हैं F sin थीटा राइट बेटा। तो एक तो इसका क्षैतिज घटक है F cos थीटा और एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक है F sin थीटा। हमने बोला है कि जो कार्य होगा वो होगा बेटा बल किसकी दिशा में, विस्थापन की दिशा में होना चाहिए। तो विस्थापन की दिशा में बल का कौन सा घटक है बेटा, F cos थीटा। क्या है बेटा, F cos थीटा। और इनटू विस्थापन क्या है, x। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो किसी वस्तु में विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। या कह सकते हो विस्थापन की दिशा में लगाया गया बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इसे कैसे लिखा जा सकता है, इसे लिख सकते हैं W बराबर Fx cos थीटा। और बेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब cos थीटा यहां से हटाएंगे तो अदिश गुणनफल की परिभाषा से ये आ जाएगा F वेक्टर डॉट x वेक्टर, यानी दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, cos थीटा, और क्रॉस हटाते हैं तो क्या आता है, sin थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं W बराबर F वेक्टर डॉट x वेक्टर।
राइट बेटा। तो ये अपने पास किसका सूत्र हो गया, कार्य का। और दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश होता है, इसीलिए कार्य कैसी राशि है बेटा, कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, कार्य एक अदिश राशि है, राइट बेटा। अगर ये अदिश राशि है तो अब आती है इसके मात्रक की बात। आगे बेटा मात्रक पढ़ते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, जो बल और विस्थापन का मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा, यानी कार्य का मात्रक बराबर होगा एफ एक्स का मात्रक, एफ एक्स का मात्रक। तो ये हो जाता है बेटा W बराबर कार्य का मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होगा बेटा, न्यूटन और x क्या है बेटा, विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है बेटा, न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को बोलते हैं बेटा जूल। क्या बोलते हैं, कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को बोलते हैं जूल। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर, राइट बेटा। अच्छा, न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, F बराबर क्या होता है बेटा, MA। तो बल का मात्रक क्या हो जाता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, मीटर, राइट। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं, जूल। और इसकी विमा क्या आ जाएगी बेटा, अगर कोई बात करें इसकी विमा की चैप्टर नंबर 2, तो बेटा कार्य की विमा क्या आती है, MLT। M फॉर मास कितना है, किलोग्राम, इसकी घात कितनी है, 1, तो ये 1 आ जाएगा। L फॉर लेंथ, लेंथ कितनी है बेटा, मीटर की घात 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। T फॉर टाइम, ये ऊपर जाएगा तो -2, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, -2। तो ये बेटा किसकी विमा हो गई, ये हो गई कार्य की विमा हो गई। अब ये किस पद्धति में था, MKS पद्धति में। इसमें MKS पद्धति में, यानी अगर कोई आपसे जूल की परिभाषा पूछे कि 1 जूल बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन इंटू मीटर, बोलोगे कि नहीं, 1 न्यूटन इंटू मीटर। तो आपको क्या बोलना है जूल की परिभाषा में, कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है और यदि बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से यदि बल की दिशा में विस्थापन 1 मीटर है तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। अच्छा, CGS पद्धति में बेटा, CGS पद्धति में जो CGS पद्धति होती है, CGS पद्धति में कार्य का मात्रक, तो CGS पद्धति में कार्य का मात्रक, जैसे इसमें क्या होता है बेटा, जूल, वैसे CGS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्घ। क्या होता है बेटा, अर्घ होता है। और हम जानते हैं कि यदि हम यहाँ से लिखें कार्य का मात्रक, यहाँ से CGS पद्धति में, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा W। न्यूटन को क्या बोलते हैं बेटा, डाइन। CGS पद्धति में क्या बोलते हैं, डाइन। और मीटर को क्या लिखेंगे बेटा, सेंटीमीटर। न्यूटन इंटू सॉरी डाइन इंटू सेंटीमीटर। न्यूटन को क्या लिखा, डाइन, और ये क्या लिखा, सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से इसी को कहते हैं बराबर अर्घ। क्या बोलते हैं बेटा, अर्घ। अगर आपसे कोई एक अर्घ की परिभाषा पूछे तो एक अर्घ बराबर क्या होगा, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। यानी जब किसी वस्तु पर बल का मान 1 डाइन हो और बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य 1 अर्घ होता है। क्या होता है, 1 अर्घ होता है। अब बात आती है जूल और अर्घ में क्या संबंध होता है।
तो पहले ही बता चुके हैं, अब भी आप सीख सकते हैं कि जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है। देखिए आप, अगर मैं बात लिखूं तो यहाँ पर देखिए ये क्या था हमारे पास 1 जूल, और 1 जूल बराबर था न्यूटन इंटू मीटर। तो बेटा 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी 100 का मतलब 10⁵2 होते हैं। तो ये कितना हो गया? 10⁵7, और ये हो गया डाइन इंटू सेंटीमीटर। और डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁵7 अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं बेटा? 10⁵7 अर्ग होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये सीखा कार्य के बारे में। अब बात आती है अगले टॉपिक में, और वो है कार्य की प्रकृति। आइए बेटा कार्य की प्रकृति को और सीख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास, जिसका नाम होगा कार्य की प्रकृति। देखिए कार्य बेटा धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, और कार्य शून्य भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बल और विस्थापन के मध्य कोण पर। किस पर बेटा? बल और विस्थापन के मध्य कोण पर। देखिए कैसे? यदि हमारे पास ये कोई वस्तु है, ठीक है बेटा, और इसके बल की दिशा सपोज ये है, ये क्या है? बल है, और वस्तु का विस्थापन किधर हो रहा है? इस दिशा में। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि कार्य बराबर आपने पढ़ा बल गुणा विस्थापन, यानी Fx cos थीटा। ये समीकरण आपने पढ़ा। अब देखो, यदि थीटा का मान, किसका मान बेटा? यदि थीटा का मान 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा या बराबर। समझना चाहिए। यदि थीटा का मान 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, लेकिन 90 डिग्री से क्या है? छोटा। यानी जब ये बल और विस्थापक के मध्य का कोण थीटा या तो 0 है या 90 डिग्री से छोटा है, तो ऐसी स्थिति में कोस का मान 0 से 90 तक कैसा होता है? धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। मैंने बोला 90 से छोटा, 90 भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में कोस 90 का मान तो 0 हो जाता है, लेकिन 90 से छोटा अर्थात धनात्मक होता है। तो ऐसी स्थिति में W हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। यानी कार्य की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा? धनात्मक आएगी। यदि लगाए गए बल का मान कैसा है? 0 से बड़ा या बराबर, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे यदि आप किसी वस्तु को ऊपर उठाते हो, किधर उठाते हो बेटा? यदि आप किसी वस्तु को ऊपर उठाते हो, तो बताओ आपके बल की दिशा किधर है? ऊपर की तरफ है। और इस वस्तु का विस्थापन भी किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो दोनों एक ही दिशा में होने की वजह से थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। और थीटा का मान 0 होते ही cos 0 का मान 1 हो जाएगा। और इसका आंसर कैसा आएगा? धनात्मक। अर्थात जब किसी वस्तु को आप ऊपर उठाओगे तो आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक। अब बात आती है इसके सेकंड स्थिति। ये तो हो गई फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड स्थिति। अब यदि इस बल की दिशा विस्थापन के प्रति समांतर हो या विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा का मतलब है अगर थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, और 180 डिग्री से छोटा है या बराबर है, तो आप मुझे बताओ कि cos 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा या बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में cos का मान कैसा आता है? ऋणात्मक। cos 180 का मान कितना होता है? -1। और cos 90 के बाद आप जाओगे 120 चाहे 150 160 सब जगह क्या आएगा? ऋणात्मक मान आएगा cos की टेबल में, जो मैंने आपको ASTC फॉर्मूले से बता दिया था। इसलिए जब थीटा का मान 90 से 180 से छोटा, तो ऐसी स्थिति में cos थीटा की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। अगर cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी
तो बेटा इस समीकरण से कार्य कैसा आ जाएगा? कार्य आ जाएगा ऋणात्मक। कार्य कैसा होगा? नेगेटिव। जैसे जैसे में आता है तो जैसे सुनिए, यदि किसी पिंड को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, किधर फेंक रहे हो? ऊपर की तरफ, तो विस्थापन किधर हो रहा है बेटा? विस्थापन हो रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है? नीचे की तरफ। अर्थात गुरुत्वाकर्षण इस स्थिति में जब किसी पिंड को आप फेंक रहे हो ऊपर, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? क्योंकि विस्थापन किधर हो रहा है? ऊपर, और बल कहां लग रहा है? नीचे, तो दोनों के मध्य का कोण कितना हो गया? 180। ऐसी स्थिति में किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव है ना। अब तीसरी स्थिति आती है, नंबर थर्ड है कि जब कार्य का मान क्या हो? 0। कार्य का मान क्या होगा? 0। तो कार्य का मान 0 होने की स्थिति क्या क्या हो सकती है? हमारे पास सूत्र है बेटा, W बराबर fx cos थीटा। fx देखो स्थिति नंबर पहली कि जब थीटा का मान कितना हो बेटा? 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। मतलब यदि बल और विस्थापन के मध्य यदि कोण कितना हो? 90 डिग्री, तो किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे एक पुली है, क्या है बेटा? एक पुली है, ये किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर अगर कोई वजन अपने सर पर रख करके चल रहा है, ये यहां से आगे अपने सर पर वजन रख करके चल रहा है, समझते चलना। तो आप मुझे बताइए इसका विस्थापन किस दिशा में? इस दिशा में, ठीक है। और इस पर गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। इस पिंड पर किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो ये व्यक्ति इस भार को अपने सर पर रखने के लिए बल किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ लगाएगा। तो इस समय ये चल रहा है, तो इसके लिए ये विस्थापन है x, और इसके द्वारा लगाया गया बल किधर है? ऊपर की तरफ, और दोनों के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री। चाहे इस बल की बात करो चाहे इस बल की। इसका मतलब जब पुली अपने सर पर सामान लेकर चलता है तो पुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ये भौतिक विज्ञान के अनुसार। ऐसा नहीं है कि उसने कोई कार्य नहीं किया तो आप उसे पैसा नहीं दें, लेकिन भौतिक विज्ञान के अनुसार उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य है। अब आ जाइए इसकी बी स्थिति, और कब हो सकता है जी? देखिए अगर यहाँ पर f और x में से कोई 0 हो जाए, जैसे x बराबर क्या हो जाए? 0, थीटा भी 90 नहीं, लेकिन x का मतलब क्या है बेटा? विस्थापन। अगर विस्थापन 0 हो गया तो बताओ W बराबर क्या हो जाएगा? f गुणा 0, तो 0 पूरी राशि को 0 कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? W बराबर 0। इसका उदाहरण देखो, अगर आप किसी दीवार को क्या दे रहे हो? धक्का। अगर आप दीवार को धक्का दे रहे हो तो बेटा बल लगा रहे हो? बिल्कुल लगा रहे हो। और बल किधर लगा रहे हो? विस्थापन की दिशा में लगा रहे हो, लेकिन दीवार अपनी जगह से हिलती नहीं है, अर्थात उसका विस्थापन क्या है? 0। तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य है। आपने दीवार अगर एक जगह से दूसरी जगह कर दी तो नहीं है, लेकिन हमने उदाहरण इसीलिए लिया है क्योंकि आप दीवार पर बल लगाइए, लेकिन विस्थापन क्या होता है? 0। ऐसी स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य। अब बात करते हैं तीसरी स्थिति पर। तीसरी स्थिति समझो बेटा, तीसरी में क्या हो सकता है? बल का मान 0 हो सकता है। अगर F 0 है तो भी किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। जैसे किसी चिकनी ढालू सड़क पर, इस पर जैसे मान लो ये कोई चिकनी सतह है जहां पर घर्षण क्या है? 0 है, और यहां से अगर किसी पिंड को आप छोड़ दोगे तो बल क्या होगा? 0। लेकिन पिंड फिर भी नीचे आएगा, यानी विस्थापन तो होगा लेकिन बल क्या हो जाएगा? 0। जैसे आप साइकिल सब चलाते हो और जैसे ढलान वाली जगह आती है तो आप पैडल लगाना छोड़ देते हो, अर्थात बल तो 0 हो जाता है लेकिन साइकिल फिर भी चलती है, तो उस समय आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तो किसी चिकनी ढालू सड़क पर किसी पिंड की गति ये बताती है कि F बराबर 0 है, जिससे W बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो इस प्रकार ये थी हमारे पास कार्य की प्रकृति, जो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। अगर कार्य पढ़ लिया तो बेटा कुछ टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं,
उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है और सिलेबस ज्यादा है। अगर हम कार्य के बाद बात करें किसकी बेटा, ऊर्जा। अब आता है ऊर्जा, क्योंकि जो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य था उसे हटा दिया गया है, इसलिए अपन नहीं पढ़ेंगे उसे, सीधा पहुंचते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है बेटा, कार्य करने की क्षमता। अगर मैं ज्यादा कार्य करता हूं तो मेरे पास ऊर्जा ज्यादा है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है बेटा, ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा वह कुल कार्य का मापन है। किसका है, कुल कार्य का मान है। ऐसे याद करें, ऊर्जा किए गए कुल कार्य का मान होती है, यानी आपने कुल कार्य कितना किया है यही किससे आएगा बेटा, ऊर्जा से आएगा। इसका मतलब जो ऊर्जा है वो किए गए किसके बराबर होगी, कुल कार्य के बराबर होगी। आप ऐसे कह सकते हैं ऊर्जा बराबर किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। इसका मतलब ऊर्जा का मात्रक, अच्छा ऊर्जा का मात्रक, चलो ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो कार्य का होगा। बोलो तो आप बताइए, कार्य कैसी राशि थी, सदिश या अदिश, अदिश राशि थी, तो ऊर्जा भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। मात्रक की बात करें तो अभी आपको कार्य का मात्रक क्या बताया बेटा, जूल। क्या बताया, जूल। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कार्य का मात्रक एलकेएस पद्धति में क्या होता है बेटा, जूल होता है, और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग। ये होता है सीजीएस में, इसमें सीजीएस। तो सभी अभी कार्य को बताया, कार्य की विमा वही किसकी विमा होगी, ऊर्जा की विमा। लेकिन कार्य के ऊर्जा के और मात्रक आपको बताते हैं। ऊर्जा का मतलब जो कार्य के मात्रक है, सिंपल सी बात है। तो ऊर्जा का एक मात्रक और होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसमें होता है, कूलम में, और कूलम इंटू वोल्ट भी क्या होता है, कार्य। कूलम इंटू वोल्ट भी कार्य होता है। याद कर लेना इसको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल ऊर्जा होती है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। और एक और आपने पढ़ा होगा जिसे कहते हैं किलोवाट, किलोवाट इंटू घंटा। बोलो पढ़ा है नहीं, जिसको लिखते हैं kWh से। किससे बेटा, kWh से। अगर kWh को किसमें चेंज करना हो बेटा, जूल में, तो अपन ने जूल का मतलब क्या पढ़ा है, जूल का एक मात्रक होता है, जूल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जूल बराबर होता है, समझना इंटू, ये होता है वाट इंटू सेकेंड। जूल का एक मात्रक होता है वाट इंटू सेकेंड। क्यों होता है बेटा, क्योंकि शक्ति की परिभाषा क्या होती है, शक्ति की परिभाषा क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये सबने पढ़ा है। इसलिए जैसे शक्ति P बराबर होता है कार्य करने की दर, तो बताओ W का मात्रक क्या आ जाएगा, P का होता है वाट और समय का क्या होता है सेकंड, और W क्या होता है जूल, इसलिए जूल बराबर वाट इंटू सेकंड भी होता है। अब किलोवाट इंटू घंटा को किसमें चेंज करना है, वाट इंटू सेकंड में। तो आइए kWh, एक kWh में कितने जूल होते हैं, किलो का मतलब कितना होता है बेटा 1000, और वाट का मतलब वाट रहने दो, और एक आवर से एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। तो ये हो गया बेटा 36 गुणा 3 और 2 5, 10 की घात 5 वाट इंटू सेकंड। तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ मैं 10 का भाग दे दूं तो 10 का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात 6, तो वाट इंटू सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल। ये सार्थक अंकों के आधार पर लिखा गया है 3.6। ठीक है बेटा, मतलब एक kWh में कितने जूल ऊर्जा होती है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल ऊर्जा होती है।
ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमने ऊर्जा को पढ़ा। अब ऊर्जा के विभिन्न रूप, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बहुत सारी है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ऊर्जा के विभिन्न रूप आपके सिलेबस से, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में जरूर बताऊंगा, इसके बारे में, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में काम आती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।